अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अंबर शहज़ादी ने कराची से। वो कहती हैं, आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के ऊपर गुजरे हुए वो लम्हात जिनको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपकी कहानियाँ सुनती हूँ बहुत शौक़ से। हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी कहानी आप तक पहुँचा सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन आखिरकार हिम्मत करके आपको सुना रही हूँ। मैंने एक ऐसे घर में आंख खोली थी जो एक कराची का पढ़ा लिखा ख़ानदान था। हम बहुत अमीर कबीर तो नहीं थे, लेकिन उन लोगों में शुमार होता था जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद होती है। यूँ वो टाइम जब इंसान स्कूल दौर में होता है तो मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। तब से ही मैं जो जेब खर्च मिलती उस दुकान पर चली जाती जहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ मिलती थी। मैं वो कहानियाँ ख़रीद कर ले आती और उनको शौक़ से पढ़ती। मेरे वालिदैन ने मेरे इस शौक़ को देखकर मेरे लिए बच्चों की जो ढेर सारी इस तरह की कहानियाँ और किताबें होती वो मुझे ला कर देते। उन्हीं कहानियों को पढ़ते पढ़ते एक दिन मैंने एक ऐसी कहानी ली जो जिन्नात के बारे में थी। खौफनाक कहानी। जब मैंने उस कहानी को पढ़ा तो मुझे कहानी तो वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन जिन भूत ये मखलूक क्या होती है इसके बारे में कोई मालूमात ना होने की वजह से मैंने अपने वालिदैन से उसके बारे में पूछा। तो ये समझ के कि एक बच्ची है उसको इसके बारे में क्या बताएं, उन्होंने कहा ऐसी कोई भी मखलूक नहीं होती। उनका भी कुरान पे, इस्लाम पे पूरा यकीन था, लेकिन शायद बच्चे डर ना जाएं इस वजह से सिखाने के लिए कि बड़े होके तो वैसे भी बच्चों को पता लग जाता है जब बड़े हो जाते हैं, अभी क्यों उनको डराना। उन्होंने मेरे दिल से खौफ ही निकाल दिया। मैं अब भी कहानियां पढ़ती थी, लेकिन अब वो जिनों भूतों वाली कहानियां इसलिए नहीं पढ़ती थी कि जब ऐसी कोई मखलूक ही नहीं है तो डरना कैसा। और ऊपर से खुदा ने मेरे दिल में खौफ भी पैदा नहीं किया था। मुझे कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगता था। स्कूल के हम बच्चे जब आपस में बात करते तो कोई ना कोई लड़की बताती कि मैं तो डर गई थी, वहां पे अंधेरा था, ऐसा था। और मैं कहती, कौन सा अंधेरा, किस चीज का अंधेरा, क्यों डरती हो तुम लोग। और मेरी जितनी भी क्लास फेलोज थी वो सब कहती थी कि भाई अंबर तो सबसे ज्यादा बहादुर है, ये किसी चीज से नहीं डरती। वक्त गुजरता रहा। स्कूल की बहुत सारी जो दोस्त थीं वो बिछड़ गईं, लेकिन वहीं शाजिया मेरे साथ ही कॉलेज तक पहुंची। शाजिया और मैं एक ही मोहल्ले में रहते थे, मिलना जुलना भी था, और इसलिए हमने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। तो हम बचपन से दोनों इकट्ठी थी, एक दूसरे के मिजाज को बहुत ज़्यादा समझती थी। कॉलेज में पहुंचने के बाद मेरी और शाजिया की मुश्तरका कई फ्रेंड्स बनी, और यूँ उस कॉलेज के अंदर जितनी भी हमारी दोस्त थी हम सारी हम मिजाज थी, सिवाय एक टॉपिक के, और वो थी मैं। कि जब भी कोई जिन भूत की बात होती, किसी परी की बात होती, किसी देव की बात होती, किसी चुड़ैल की, किसी डायन की, किसी आत्मा की बात होती, तो मैं एक कहका लगाकर हंस पड़ती और मैं उनसे कहती कि यार किस दौर में तुम लोग जी रहे हो, ये जिन, ये भूत, ये क्या है, मुझे तो कभी कुछ समझ नहीं आया। तुम लोग क्यों बिलीव करते हो इस पे, जिनों पे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इर्द गिर्द जिन मौजूद हैं? तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, अब हम बड़े हो चुके थे, कॉलेज में थे, कि अंबर क्या हो गया यार, ये मखलूक है, मौजूद है। मैं कहती कहाँ है, उसको कहो ना मेरे सामने आए, मैं उसे टक्कर मारना चाहती हूँ। अरे अगर हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी मौजूद है मखलूक जो वजूद रखती है, जिसका बाकायदा एक
वजूद है, जैसे तुम लोग कहती हो, उसके हाथ भी हैं, उसके पाँव भी हैं, उसका पूरा वजूद है, सर है, टांगे हैं, तो भाई कभी तो ऐसा हो कि चलते हुए उनसे कंधा ही टकरा जाए, या चलते हुए ऐसा महसूस हो कि किसी से हम टकराए हैं। भाई मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। हाँ, जिस दिन मैं टकरा गई ना, उस दिन उससे रोक के पूछूंगी, ए कौन हो तुम, क्यों टकराओ है मुझसे, और मैं उस बात को मजाक में उड़ा देती। शायद उन्हीं दिनों की बात है कि मेरी एक सहेली ने बताया कि वो रात को अपने घर में डर गई थी, और मुझे शाजिया ने बताया कि तुम्हें पता लगा है कि जो फलां सहेली है वो रात डर गई है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्या हुआ? तो इतनी देर में वो सहेली भी आती नज़र आई और हम यूं कैंटीन में बैठ के, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, रात सुना है तुम डर गई हो? वो बोली तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा, तुम तो इन चीज़ों को मानती ही नहीं हो। मैंने कहा चलो सुना तो दो, हुआ क्या? तो उसने बताना शुरू किया कि रात मैं अपने बेड पे सो रही थी, कि रात का ये कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे लगा छत के ऊपर जो पंखा है, पंखे के ऊपर कोई बैठा हुआ है। ये सर्दियों के दिन थे जब ये पहली दफ़ा मैंने देखा था, तो मैं समझी शायद मैं ख्वाब में हूँ, नींद में हूँ। लेकिन मैंने अपनी आंखों को झपका तो ऊपर कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद नींद से जागी हूँ तो ऐसा कोई सपना सा या कोई ऐसा वहम सा हुआ है। फिर से एक दफ़ा रात को ऐसा मुझे मंजर नज़र आया कि दोबारा पंखे के ऊपर कोई बैठा हुआ है, ऐसे जैसे कोई इंतहाई लागर सा, इंतहाई कमज़ोर सा, जैसे इंसान हो, पूरा वजूद हो, लेकिन हड्डियों का ढांचा हो गया हो, उसकी सेहत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, और वो पंखे के ऊपर इस तरह चढ़ के बैठा होता जैसे इंसान किसी चीज़ को थाम कर अकड़ू बैठा होता है, यानी पाँव के बल बैठे। मैं उसको फिर अपना वहम समझी, लेकिन फिर एक दफ़ा जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखती हूँ, तीसरी दफ़ा उसको मैंने अकड़ू बैठा, वो पंखे के ऊपर बैठा हुआ था, उसने पंखे को ऊपर से पकड़ा हुआ था और उसका सर उसके घुटनों को टच हो रहा था। लेकिन आज उसने अपना सर नीचे करके मेरी तरफ देखा तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थीं, ऐसी जैसे गड्ढे हों बड़े बड़े, और उन गड्ढों के बीच में कोई भी आंख नहीं थी। चेहरा इंसान की तरह था लेकिन गाल अंदर की तरफ पिचके हुए थे और आंखें अंदर से खाली थीं। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन मैंने जब आंखों को झपकाया और ऊपर देखा तो ऊपर कोई नहीं था। मैं इन वाकयात को इग्नोर करती रही। लेकिन रात पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं गहरी नींद में सो रही थी, मैं अपने कमरे में हमेशा अकेली सोती हूं, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा गहरी नींद से जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरे बिल्कुल लेटे हुए वजूद से तकरीबन कोई 3 फुट के फासले पे कोई इस अंदाज में मेरे ऊपर झुका हुआ है जैसे मुझे देखने की कोशिश कर रहा हो। और उस झुके हुए वजूद को मैंने देखा तो वो कपड़ों से आरी था, उसके वजूद पे कोई कपड़े नहीं थे, उसके सीने की हड्डियां इतनी क्लियर नज़र आ रही थीं जैसे उसके सीने पे गोश्त ना होने के बराबर हो। और वही आंखें जिसको पहले भी मैं एक दफ़ा देख चुकी थी, पंखे के ऊपर बैठे हुए अकड़ुओं बैठा हुआ था, उसकी आंखें अंदर से खाली थी, गाल अंदर को धंसे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे खाना ना खाने की वजह से कहत पड़ जाए किसी मुल्क में और इंसान हड्डियों का ढांचा हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे हड्डियों का ढांचा था और वो झुक कर मुझे देख रहा था। और जैसे ही मैंने उसे देखा तो मुझे लगा हमेशा एक ख्वाब है जो मैं देखती हूँ और डर जाती हूँ। मैंने अपनी आंखों को झपका कि अब ये गायब हो जाएगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को झपका तो ऊपर देखा, ऊपर अभी भी वो मौजूद था। मुझे यकीन ना आया, क्या मैं वाकई ख्वाब देख रही हूँ या जाग चुकी हूँ। तो मेरा हाथ खुद ब खुद ऐसे उंगली ऊपर की तरफ गई कि इसको उंगली टच कर सकूँ। जैसे ही मेरी उंगली ऊपर गई तो उसने अपनी उंगली मेरी उंगली को बाकायदा ऐसे टच कर दी, और जैसे ही उसकी उंगली मेरी उंगली को टच हुई मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई, और जैसे ही चीख निकली तो वो उसी लम्हे गायब हो गया। मैं शदीद डर गई। मेरी वालदा मेरी चीख को सुन चुकी थी, वो भागती हुई आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको पिछला वो सारे ख्वाब भी बताया और इस तरह खड़े हुए बताया। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें कई दफ़ा कहा है रात को पढ़ कर सोया करो, और जो तुम खौफनाक कहानियाँ पढ़ती रहती हो इनको पढ़ना बंद करो।
मैं तो रात से बहुत डर गई हूं, आज तो मैं कॉलेज भी नहीं आना चाह रही थी। मेरी माँ ने कहा कुछ नहीं है, जाओ। तो मैं कॉलेज आ गई हूं, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग के अंदर उसका वही नक्शा कायम है। अभी तक मैं आंखें बंद करती हूं तो उसका चेहरा मुझे नजर आ जाता है, मैं झुरझुरी लेकर रह जाती हूं। मैंने उसे बहुत अच्छी तरीके देखा था, वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाँ, उसका कद शायद इंसानी कद से काफ़ी लंबा था, क्योंकि वो झुका हुआ ना सिर्फ मुझे नज़र आया था, मुझे उसकी टांगें भी नज़र आई थी। सिर्फ जिस्म का वो एक मखसूस हिस्सा जो इंसान छुपाता है, उस वहाँ पे एक छोटा सा लंगोट टाइप, जिस तरह पहलवान बांधते हैं, ऐसा एक उसने लंगोट टाइप बांध रखा था कस के, और नीचे इतनी पतली पतली कमज़ोर सी उसकी टांगें थी, हड्डियाँ, सिर्फ हड्डियों की टांगें। जब वो पूरी बात सुना चुकी तो उसकी आंखों में एक शदीद खौफ आ गया, और जब मैंने उसकी पूरी बात सुन ली तो मैंने कहका लगाया इस तरह का कि अपने कहके को रोक सकूं, उसकी दिल आज़ारी ना, और उससे कहा, यार तेरी मालदा ने ठीक तो कहा है, तू इस तरह की कहानियां क्यों पढ़ती है? जब इस तरह की कहानियां इंसान पढ़ के सोएगा, क्या तो अक्सर ऐसा होता है इस तरह की कहानियां डाइजेस्ट के अंदर पढ़ती और पढ़ने के बाद सो जाती हो? उसने कहा हाँ, मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते अक्सर सो जाती हूँ। तो उसने कहा इंसान जो सोच के सोता है वही उसके ख्वाबों में आता है। तो जिनों को पढ़ पढ़ के सोती रही है, तो मुझे बता, तेरे ख्वाब में जिन नहीं तो और कौन आएंगे? मैंने उसे काफ़ी लेक्चर झाड़ दिया कि डरने की कोई बात नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये हमारे अंदर का खौफ होता है। ऐसे कई कई बातें मैंने उसे कहा। शायद मैं उसको मुतमईन करना चाहती थी, मैं नहीं जानती वो मुतमईन हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये सबको पता था अंबर इन चीज़ों से नहीं डरती। जब ये मैंने उस दोस्त का वाकया सुना था, उसको कवर भी किया था, उसके कोई तकरीबन अगले दिन भी वो खौफजदा थी, और पिछली दिन से जो उसने कहानी अपनी सुनाई थी उससे भी ज़्यादा खौफजदा नज़र आ रही थी। और मैंने उससे पूछा अब क्या हुआ, तो उसने कोई बात नहीं कही। हाँ, उल्टा उसके चेहरे पे खौफ ज़रूर आ गया। तो मैंने उसे फिर से बातें की, यार कोई जिन विन नहीं होते, किस जिन से डर रही हो? क्या तुम्हारी टक्कर हुई है? तुम्हारी उंगली वाली बात मुझे समझ नहीं आई। अरे हमारे इर्द गिर्द जिन मौजूद होते तो मैं टकरा जाती ना उससे। मैंने ऐसी कई बातें की, हंसी मजाक किया, कहका उड़ाया। तब मैंने कहा अच्छा चल मेरी एक बात सुन, अगर जिन है तो बोलो ना, मेरे साथ आए, मुझे भी तो पता लगे कहाँ है जिन। अरे मेरे सामने क्यों नहीं आता, डरता है क्या मुझसे जिन? हाँ, जिन जो है ना वो मुझसे डरते हैं, जानते हैं अंबर डरती नहीं, अंबर तो एक रख के देगी उसको, ऐसा चांटा मारूंगी लग पता जाएगा उसको। अरे बस मुझे कोई जिन विन से नहीं डरना यार, पता नहीं तू क्या है। उसके बाद कुछ दिनों की छुट्टियां हुई, मैं मामू की तरफ चलो गई। मेरे चाचू और मामू दूसरे शहर में रहते थे, हम लोग कराची में रहते थे, चाचू लाहौर में रहते थे। मामू की तरफ गई और वापस आ गई। फिर से कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, ज़िंदगी उसी तरह थी। लेकिन एक बात, वो लड़की छुट्टियों के बाद वापस नहीं आई थी। मैंने शाजी से पूछा उसका क्या हुआ, तो उसने कहा पता नहीं यार, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, वो आ नहीं रही। उस दिन मैं कॉलेज से जिस तरह रोज़ रूटीन थी, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं घर पहुंची, अपने रूटीन का सारा दिन गुजारा और रात हो गई। रात को मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। हाँ, मैं नमाजें पढ़ती थी, हाँ मैं इबादत करती थी, हाँ मैं तस्बीहात करती थी। ये मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन से सिखा दिया था, नमाज पढ़ने की आदत और तस्बीहात करने की। तो मैं ज़िक्र अज़कार भी करती थी, ये खुद से गिरा है, और अपनी नमाजों की बाकायदगी भी करती थी। उस रात मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी हूं, ये टाइम वो था जिस वक्त मैं उठती थी उससे कई घंटे पहले उठ गई थी। इतनी जल्दी कि अभी फजर की अजान होने में भी टाइम था। वो ख्वाब जिसको देख के मैं डरी थी, वो ख्वाब जिसकी वजह से मैं जल्दी जाग गई थी, मुझे ऐसे याद था उसका एक एक पल, एक एक लम्हा उस ख्वाब के अंदर गुजरा हुआ जो कुछ भी था वो मुझे बिल्कुल याद था। ये कैसा अजीबो गरीब ख्वाब था। मैंने ख्वाब देखा कि एक रात का टाइम है, एक ऐसा मैदान है जहां पे कोई दूर दूर तक दरख्त नहीं है,
झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ऐसे जैसे कोई बंजर ज़मीन होती है उसके अंदर झाड़ियाँ उग जाती हैं, ऐसी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। और मैं उन झाड़ियों के बीच में चलती हुई आगे की तरफ जा रही हूँ। वो झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं जैसे उनमें अंदर कांटे भी हों, और मैं जब गुजरती हूँ तो मेरी कमीज़, मेरी शलवार का कोई ना कोई हिस्सा उन कांटों में फंस भी जाता है। मैं उसको ज़ोर लगा के छुड़ाती हूँ और फिर आगे की तरफ बढ़ जाती हूँ। मैं ऐसे चलती रही और वो लंबा सा मैदान जो ना ख़त्म होने वाला झाड़ियों से भरा हुआ मैदान था, मैं किस सिमत जा रही थी मुझे तो ये तक ना पता था। मेरे बस ये काम था कि मैं आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहां तक कि शाम हो गई। और मेरे तकरीबन सारे कपड़े ना सिर्फ फट चुके थे, मेरे बाजुओं पे, मेरी टांगों पे और जिस्म के कई हिस्सों पे उन कांटे लगने की वजह से खून भी निकल रहा था। मैंने खुजली सी की और पता लगा मेरे हाथ पे कुछ लगा है। देखा तो वो मेरा खून था। स्पेशली मेरे हाथ की बैक साइड के ऊपर एक मुझे कांटा चुभा था जो मुझे शदीद तकलीफ हुई थी। मैंने निकाल के फेंक दिया था, लेकिन उस जगह से खून निकल आया था, तो मैंने अंगूठा वहीं पे रख दिया था। ज़्यादा खून नहीं निकला, अंगूठा रखने की वजह से वो खून वहां पे जम सा गया था। मैं चलती चलती जब इतना अंधेरा हो गया कि अभी मजीद शायद 5-10 मिनट तक मुकम्मल घुप अंधेरा हो जाता, सूरज तकरीबन मेरी आंखों के सामने तो ओझल हो चुका था, लेकिन दूर कहीं मौजूद था। उसकी किरणें इस हद तक मौजूद थी कि अभी वो भी डूबने वाली थी और हर तरफ घुप अंधेरा हो जाता। कि मैंने देखा मेरे सामने बहुत बड़े बड़े काले स्याह पहाड़ आ गए। ऐसे पहाड़, ऐसे काले स्याह मैंने नहीं देखे थे। ये बिल्कुल पहाड़ों की तरह ऊंचे ऊंचे बहुत बुलंद पहाड़ थे, इतने बुलंद कि मैंने अपनी गर्दन को ऊपर उठा के देखा तो देखती रहेगी, इतने बड़े पहाड़। अमूमन जो पहाड़ होते हैं इस अंदाज में शुरू होते हैं कि शुरू में एक छोटा सा पहाड़ी होती है, उसके आगे एक और ऊंचा पहाड़ होता है, उसके आगे ऐसे तह होती हैं, और जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो काफ़ी दूर होती है। लेकिन जिस पहाड़ को खड़ी मैं देख रही थी, मेरी आंखों के सामने था, उसकी पहले कोई छोटा पहाड़ नहीं था, पहले वाला हिस्सा ही बहुत ऊंचा था, और इतना कि मुझे गर्दन उठाकर ऊपर देखना पड़ा। और तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, धज 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 धज। ये कोई चलता हुआ जैसे आ रहा था, क्योंकि मैं अभी तक परेशान थी ये दस दस की आवाज़ कहाँ पे आ रही है, कि तभी मेरी आंखों ने देखा उस पहाड़ के ऊपर से कोई इस अंदाज में उसने सर निकाला, जो पीछे से कोई चलता हुआ आ रहा था। उसका कद इतना था कि इतने ऊंचे पहाड़ के पीछे वो चल रहा था, और तब भी उसका कद इतना ऊंचा कि पहाड़ से भी ऊंचा था। कि तभी मैंने देखा एक बड़ा सा पाँव उठा के उसने रखा, और उसका टांग, उसका वजूद, टांग के ऊपर वाला वजूद और ऊपर धड़ और सर इतना बड़ा था कि एक टांग जो पीछे थी उसने उठा के पहाड़ को अबूर किया। इतनी बड़ी उसकी टांग थी कि उसने पहाड़ को टांग रखकर अबूर कर लिया। यानी इंसान कोई छोटी सी एक पहाड़ी बना ले और उसके ऊपर इस अंदाज में चले कि एक कदम पहाड़ी के पीछे हो और दूसरा कदम पहाड़ी के दूसरी तरफ रख ले। वो इतनी बड़ी पहाड़ी उसके लिए ऐसे ही थी कि एक कदम उसका पीछे था और दूसरा कदम उसका सामने आ गया। और जैसे ही उसने अपनी टांग को उठा के रखा, मैंने उस पाँव को, उस टांग को देखा तो मैं हैरान रह गई। जितना बड़ा वो काला स्याह पहाड़ था, उतने ही बड़ा उसका काला स्याह पाँव था। उस पाँव की 3 उंगलियां थी। इंसानी पाँव की 5 होती हैं, बिल्कुल शेप इंसानी पाँव की तरह थी, लेकिन 3 उंगलियां। लेकिन आप सोच सकते हैं वो कितना बड़ा होगा कि एक पीछे था और एक पूरी टांग और पाँव रखते ही उसने पहाड़ अबूर कर लिया था। और तभी देखते ही देखते उसने दूसरा पाँव भी पहाड़ के पीछे से हटाया और अपनी टांग पहाड़ की उस सिमत रख दी जिस सिमत मैं खड़ी थी। अब मैं उसके वजूद को देख रही थी तो उसका सर आसमान के किस हिस्से तक जा रहा था, अब मुझे उसका सर नहीं नजर आ रहा था। उससे पहले पहाड़ के पीछे जब धक धक की आवाज़ थी तो एक बहुत बड़ा सिर मुझे सर नजर आया था, लेकिन अब पूरा वजूद मौजूद था। और ये वजूद इस बात की गवाही थी कि ये वजूद उस पहाड़ से भी ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर वो एक कदम उठाता है तो पहाड़ को अबूर कर लेता है। कि तभी उसका वो बड़ा सा हाथ, वो बड़े बड़े उसके जो बाजू थे, उसने अपने हाथ को उठाया और अपनी एक उंगली का ऐसे मुझे इशारा किया और मेरे कानों में एक आवाज़ आई। उस आवाज़ से पूरे काले स्याह पहाड़ लरज उठे।
और वो आवाज थी, हम तुम्हें अपने वादी में खुशामदीद कहते हैं, आओ आओ हमारी आबादी में। ये आवाज वो इस अंदाज में बोला था कि चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन भारी भरकम ऐसी थी जैसे हम पहाड़ों में खड़े होकर एक आवाज निकालते हैं तो आवाज की वाइब्रेशन, आवाज की एक गूंज, हेलो 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 इको बनती है, जैसे आवाज की हम पहाड़ों में बोलते हैं, तो उसकी आवाज की एक ऐसी ही इको बन रही थी जिससे लगा पूरा पहाड़ लरजना शुरू हो गया है। बाकायदा लरजा तो नहीं था, कांपा तो नहीं था, महसूस ऐसा था जैसे लरज रहा हो। और तभी जब उसने अपनी उंगली का इशारा किया और ये काम खुशामदीद कहते हैं, तो मैं एकदम से झटका लिया और मेरी आंख खुल गई और मैंने टाइम देखा तो अभी तो अजान होने में भी बड़ा टाइम था कि ये कैसा अजीबोगरीब ख्वाब था, ये कौन था, ये क्या था। खैर, लेकिन था तो एक ख्वाब ना। लेकिन उसके बाद मैं सो ना सकी। मैं उठी, फजर की अजान हुई, मैंने वजू किया और अपनी नमाज पढ़ी। मेरी फजर की नमाज अक्सर मिस हो जाती थी, कभी कभी पढ़ लेती थी, लेकिन आज मैंने फजर की नमाज पढ़ी और मैं कॉलेज चली गई। मैं इस ख्वाब को तकरीबन भूल गई। सारा दिन दोस्तों के साथ कॉलेज में रही, लेकिन घर वापस आते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था आज जैसे मैं कुछ चुप चुप सी हूं। जैसे कोई इंसान सीरियस हो जाता है थोड़ा सा, ऐसे आज मैं सीरियस सी हूं, चुप चुप सी हूं। मैं घर आई, उसी तरह रूटीन का अपना टाइम गुजारा। फिर अगली रात जो मैंने ख्वाब देखा वो उससे भी अजीब व गरीब था। उस ख्वाब में मैंने देखा ये एक घना जंगल है, दरख्तों से भरा हुआ। इतने घने दरख्त हैं कि उनके बीच में से गुजरना मुश्किल है। एक दरख्त के साथ दूसरा दरख्त तकरीबन जुड़ा हुआ है, वरना जंगल में भी दरख्त फासलों पे होते हैं, आप आराम से दौड़ सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन ये इतने जुड़े हुए थे कि रास्ता ढूंढना पड़ता था। और ऊपर से तो इस अंदाज में जुड़ गए थे उनके पत्ते कि एक भी रोशनी की किरण नीचे नहीं आ पा रही थी, जैसे अंधेरा सा हो गया था। दिन को भी वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसे जुड़े हुए थे वो दरख्त। और मैं इन दरख्तों के बीच में चलती हुई जा रही हूं, चलती हुई जा रही हूं। हां, एक चीज मैं भूल गया बताना, उनने जो कही, जब वो सुबह उठी और उन्हें देखा ये ख्वाब था, तो वहां पे एक चीज जो उसको महसूस हुई, उसके हाथ की उस जगह पे जहां पे उसको कांटा लगा था और उसको तकलीफ हुई थी, उसने अंगूठे से उसको दबा के रखा था। नींद से बेदार होते ही वहां पे उसको दर्द महसूस हुआ था और उसने जब वहां पे देखा था तो वहां पे शायद किसी मच्छर ने काटा था या क्या हुआ था, वहां पे खून जमा हुआ था। तब उसको याद आया था कि ख्वाब में भी मैंने यहाँ पे कांटा लगते देखा था, हो सकता है किसी मच्छर ने, किसी कीड़े ने काटा हो, लेकिन उसने इसको इग्नोर कर दिया था। अब वो दूसरा ख्वाब देख रही है, वो जंगल में अजीब सी अंदाज में चलती हुई आगे बढ़ रही है। बहुत अंधेरा है, इतना घुप अंधेरा है कि हैरत की बात यह है, रात का टाइम, घुप अंधेरा, फिर भी उसको रास्ता नजर आ रहा है। जैसे बिल्ली को, ऐसे जानवरों को जो घुप अंधेरे में भी देख सकते हैं, उसी अंदाज में उसको फिर भी नजर आ रहा है। लेकिन हैरत की बात यह थी, सिर्फ रास्ता नजर आ रहा है, दूर दूर उसको कुछ भी नहीं नजर आ रहा। जिस तरफ वो देखती है सिर्फ उस तरफ उसको नजर आता है, बाकी इर्द गिर्द अंधेरा फैला हुआ है। ऐसे चलती 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 वो एक ऐसी जगह पे पहुंची, एक बहुत बड़ा ऐसा खाली ग्राउंड आ गया था जहां पे दरख्तों को शायद काट के गोल दायरे की शक्ल में उस जगह को खाली कर दिया गया था। ये जगह दरख्तों से पाक थी, यहां पे कोई दरख्त नहीं था। लेकिन वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो ये देख के हैरान रही, पूरे एक गोल दायरे की शक्ल में काले स्याह, जिनके कद 10 से 12 फुट होंगे, वो सारे एक दूसरे से कंधे से कंधा जोड़कर गोल दायरे की शक्ल में खड़े हुए थे। सिर्फ वही एक रास्ता जिससे वो गुजरी थी, उस रास्ते को छोड़ा गया था जैसे अंबर इससे गुजर सके, और आगे गोल दायरे की शक्ल में वो सारे खड़े हुए थे। और वो ये देख के हैरान रह गई कि बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी सी देग है। इतनी बड़ी देग उसने जिंदगी में नहीं देखी थी।
और उस बड़ी सी देग के अंदर क्या है ये तो वो ना देख सकी, लेकिन उसके नीचे आग लगी हुई है और बहुत ज़्यादा आग जल रही है। और एक बहुत बड़ी देग, यानी कि अगर कोई 8 से 10 देगों को इकट्ठा रख दिया जाए, 8 से 10 देगों को, तो जितनी एक देग, जितनी 8 से 10 देगों का साइज होता है उतनी ही एक बड़ी देग थी। और अंबर कहती है मैंने ख्वाब में देखा, मैं चलती हुई उस रास्ते से जैसे ही आगे गई हूं, आगे चांद की रोशनी इतनी फैली हुई थी कि वो सारा मंजर क्लियर हो गया। नीली रोशनी इतनी तेज थी जैसे आज चांद जोबन पर हो, और जंगल में मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन इस जगह पे पहुंच के हर चीज क्लियर थी। वो जितने भी काले स्याह थे वो इंसान नहीं थे, उनकी शक्लें अजीबो गरीब थी, लेकिन उन्होंने जंगली, जिस तरह लोग अपने माथे पे कुछ बांधते हैं और अपने साइडों पे किसी परिंदे के परों को लगा लेते हैं, तो आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, सिर्फ साइडों पे परिंदों के पर लगे हुए थे और माथे पे कोई चीज़ उन्होंने बांधी हुई थी। लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल ऐसे काले स्याह थे जिसमें ना नाक था, ना आंखें थी, ना होंठ थे। चेहरे के नक्श कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक गोल सा चेहरा था और साइडों पे किसी बड़े से परिंदे के पंख और माथे पे एक पट्टी टाइप सी बंधी हुई थी। सफ़ेद पत्ती थी जो नज़र आ रही थी और वो पंख जो एक सफ़ेद से थे नज़र आ रहे थे। बाकी पूरा काला वजूद जिसके अंदर ऐसे लगता था धुएं से बने हुए ये इंसान हैं, और एक ऐसे इंसान है जिसके चेहरे पे आँखों को, नाक को, होंठों को, भवों को तराशना भूल गए हों। बस एक चेहरा सा बना दिया है, अभी उसमें आंखें, नाक, कान बनाने हैं। तभी मैंने देखा उसी तरह के 2 से 3 काले स्याह, उन्होंने एक इंसान को पकड़ा हुआ था और वो इंसान चीखो पुकार कर रहा था, लेकिन उसके मुंह पे एक पट्टी बंधी हुई थी, उसकी आवाज़ें नहीं निकल पा रही थी, वो गूं 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 की आवाज़ें निकाल रहा था। और वो इसको इस अंदाज में लेकर आए कि उसको, वो जो एक आगे आगे था, उसने आके उस बड़ी सी देग का ढक्कन उठाकर नीचे रख दिया और उस इंसान को उठा के उसके अंदर फेंक दिया गया। इसी तरह एक दूसरे इंसान को लाया गया, मेरे देखते ही देखते एक तीसरे इंसान को लाया गया, उसको भी उस बड़े से बर्तन में डाल दिया गया, और जिसने उसका ढक्कन हटाया था, नीचे जो बर्तन पड़े थे उनमें से डालते, जैसे इंसान मसाले डालता है, ऐसे कुछ डाले जा रहा था। मुझे नज़र कुछ नहीं आया, लेकिन एक लकड़ी का बना हुआ एक चम्मच टाइप सा था, अजीब सा, जिससे हड्डी का बना हुआ, जिससे वो ऐसे पकड़ता और उसके अंदर डालता जा रहा था, जिससे मुझे अंदाज़ा लगा जैसे कुछ बनाया जा रहा हो। और ये करने के बाद उन्होंने उस सूप को, वो क्या बला था, उसको पानी, एक अजीब सा जो एक पानी था, सूप था, उसको एक प्याले में निकाला। वो एक छोटा सा प्याला था, जैसे इंसानों का प्याला होता है। देहातों के अंदर मैंने उसको प्याले को देखा था, एक गोल सा प्याला होता है जिसमें देहात के लोग चाय पीते हैं, चीनी के बर्तन का बना होता है, हम उसको चीनी का बर्तन कहते हैं, मिट्टी का होता है वो। उस प्याले के अंदर उन्होंने सूप को डाला और उस शख्स ने, जिसने मसाले डाले थे, वो सूप लेकर चलता हुआ सीधा मेरी तरफ आने लगा। और उसी वक्त मुझे खौफ महसूस हुआ कि ये क्या है। और जैसे ही मेरे करीब पहुंचा तो मैंने देखा उसके अंदर कटा हुआ गोश्त भी था। यकीनन जो इंसान जो कपड़ों के बगैर था, जिसको उठा के लाए थे, डायरेक्ट फेंक दिया था, उससे पहले किसकी कटी हुई बोटियां थीं, उसी इंसान की थी, मुझे नहीं पता। लेकिन उस प्याले के अंदर एक बड़ी सी बोटी भी नज़र आ रही थी और एक शोरबा नज़र आता था। ये कोई सूप सा बना हुआ है, घी के बगैर जो ऐसे एक सूप होता है, यखनी नहीं, सूप। और उन्होंने यूं मेरे सामने किया, मेहमान को खुश आमदेद आपके लिए। और मुझे देख के ही उल्टी आनी शुरू हो गई कि मैं एक इंसान का सूप पीने लगी हूं और उसके अंदर इंसान का गोश्त है। मुझे ऐसे उबकाई सी आने लगी और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मैं नींद में उबकाइयां ले रही हूं, ऐसे जैसे मुझे वॉमिट होने लगी है, जैसे मुझे उल्टी आने लगी है। क्या मैं ये ख्वाब देख रही थी? लेकिन अभी तक मुझे एक उल्टी आ रही थी। एक एक मंजर मुझे याद था। ये मैंने क्या देखा है? ये क्या था? मैं परेशान हो गई। ये कैसा अजीबो गरीब ख्वाब था? वो कैसी अजीबो गरीब मखलूक थी? मुझे कुछ समझ ना आया। मैं फिर जागती रही। अगले दिन मैं कॉलेज तो गई, लेकिन आज वो अंबर जो हंसती, मुस्कुराती, चंचल, शौक थी, खुदा ने शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी,
आज उसका हंसने को दिल नहीं कर रहा था, आज उसका मुस्कुराने को दिल नहीं कर रहा था, आज वो खामोश खामोश सी थी। यहां तक कि शाजिया बोल पड़ी, अंबर क्या हुआ है? मैंने कल भी तुम्हें महसूस किया था, कोई परेशानी है? अंबर बोली, नहीं कोई परेशानी नहीं। तो तुम कल भी बहुत सीरियस सी लग रही थी, आज भी कुछ सीरियस सीरियस सी लग रही हो, सब खैर है ना? हाँ सब खैर है। यूं मैं घर तो आ गई, लेकिन अब ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो चुका था। और जो मैंने तीसरा ख्वाब देखा वो उनसे भी अजीबोगरीब था। एक तो नहीं, कई ख्वाब मैंने देखे, तीसरा मतलब उनमें से सिर्फ 3 ख्वाब उन्होंने मुझे भेजे हैं कि मैं आपको 3 ख्वाब बता रही हूँ। ऐसे कई ख्वाब थे जो बहुत ही अजीबोगरीब थे। जो तीसरा ख्वाब देखा वो ये था कि मैं एक वीरान से रास्ते में हूं जहां पे घास ही घास उगी हुई है, एक ऐसी ज़मीनों पे हूं जहां पे घास ही घास है, और उस घास के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है, इतना बड़ा कि मैं उस गड्ढे के अंदर उतर जाती हूं। रात का टाइम है, चांद पूरे जोबन पर है, हर तरफ नीली रोशनी फैली हुई है, और मैं उस बड़े से गड्ढे के अंदर चलती हुई जा रही हूं। घुप अंधेरा है, वो गड्ढा इतना बड़ा है कि मैं सीधी उसके अंदर चल पा रही हूं। जैसे ट्रेन, बाहर के ममालिक में ट्रेन के स्टेशन होते हैं, उसमें आप नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं, सीढ़ियाँ, तो इस जगह पे सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन ज़मीन इस अंदाज की बनी हुई थी कि मैं स्लिप नहीं हो सकती थी, गिर नहीं सकती थी। मैं चलती हुई नीचे जा रही हूँ, और एक गार का जैसे रास्ता होता है, गार तो सीधी होती है, ये नीचे की तरफ एक गार का जा रही थी, इतनी बड़ी गार कि मैं चल पा रही थी सीधी होकर उसमें। चलती 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 मैं कितना चलती रही कि बिल्कुल ज़मीन के नीचे पहुँच गई। और उस ज़मीन के जब मैं नीचे पहुंची तो वहां पे मैंने जिन इंसानों को देखा था उनका कद 1 फुट भी नहीं था, जैसे वो 6 से 8 इंच के हों, इतने छोटे छोटे इंसान थे, 6 से 8 इंच के इंसान। और मैं उनके लिए एक ऐसा द्यो थी, एक उनके लिए एक इतना बड़ा, जैसे मैंने पहले ख्वाब में एक जिन को देखा था जिसका इतना ऊंचा कद था, जिसने एक टांग रखी थी, पहाड़ की दूसरी तरफ आ गया था। मैं शायद उनके लिए ऐसी ही थी कि मेरा कद 5 फुट 5 इंच था, और वो जो 6 से 8 इंच के थे वो मुझे ऐसे देख के डर के भाग रहे थे, जैसे उनकी दुनिया में कोई बहुत बड़ा जिन आ गया हो। और जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंची, वो सारे कोई बैठे हुए थे, कोई खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे जैसे ही देखना इधर उधर भागना शुरू हो गए, और वो सारे ऐसे छुप से गए कि तभी मैंने देखा बिल्कुल सामने एक छोटी सी गार थी, इतनी छोटी गार कि उसके अंदर से एक 6 से 10 इंच का वो इंसान ही निकल सकता था, बोने से भी छोटा। वो छोटी छोटी जैसे चूंटियों की गारें होती हैं, ऐसे 10-10 इंच के गारें कह लें या उनके बिल कह लें, सुराख कह लें, जिसमें से सारे छुप गए थे। मैंने देखा एक उनमें से जो लंबा था, बाकी शायद 6 इंच के थे या 8 इंच के, वो एक तकरीबन 10-12 इंच का होगा। उन सब में से मुझे वो थोड़ा सा लंबा नजर आया। वो एक जगह से निकला और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, और उसने एक ऐसी जुबान अपनाई जो इतनी आहिस्ता थी मैं उसको सुन ना सकी, लेकिन कुछ उसने कहा। और उसके कहने के बाद मैंने देखा वो जो मुख्तलिफ सुराखों के अंदर छुप गए थे वो अपने सर को निकाल निकाल के देखना शुरू हो गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गए। उसने ऐसा क्या कहा था कि वो सारे बाहर आके खड़े हो गए और हैरानगी से मुझे देख रहे थे कि ये क्या बला है, ये क्या मखलूक है। जैसे पहली दफ़ा उन्होंने किसी एक नई मखलूक को देखा था जो उन्हीं की तरह तो थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि समझ से बाहर था। कि उसी वक्त मैंने एक आवाज़ को सुना। उसने इशारा किया कि बैठ जाओ नीचे। पहले मुझे उसका इशारा समझ ना आया, फिर मैं उसके इशारे को समझ गई और मैं ज़मीन पर बैठ गई इस अंदाज़ में कि उसकी आवाज़ को सुन सकूं। वो कुछ कह रहा था, मुझे अभी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, एक मध्यम सी आवाज़ थी। यहाँ तक कि मैं अपना सर बिल्कुल ज़मीन के करीब लेके गई ताकि उसके करीब जाऊँ और मुझसे बोल सके। बिल्कुल मैंने अपना माथा जिस तरह सजदे के अंदाज में ज़मीन पर टच करते हैं, माथा इस तरह टच किया तो मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी, हम अपनी इस दुनिया में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जैसे ही ये उसने जुमला कहा, साथ ही उसने कहका लगाना शुरू कर दिया, और उसके इर्द गिर्द वो छोटे छोटे इंसान नुमा जो बोने थे वो सब भी हंसना शुरू हो गए। अब वो सब मिलकर हंस रहे थे तो बाकायदा बहुत ऊंची आवाज़ आ रही थी, और एकदम से मैं सीधी हो गई कि ये हंस क्यों रहे हैं। मुझे कुछ समझ ना आया कि फिर से मेरी आंख खुल गई। लेकिन अब ऐसे ख्वाब मेरी रूटीन बन चुके थे। मेरे अंदर अगर कोई तब्दीली आई थी तो वो थी सिर्फ
उन इबादात की, उन वज़ाइफ की जो मैं एक मुस्तकिल मिजाजी से वजीफ़ा करती थी, कोई तस्बीह पढ़ती थी, अब वो बहुत कम हो गए थे। नमाजें तो अब भी मैं पढ़ रही थी लेकिन बहुत कम पढ़ रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर जो असर पड़ा था, संजीदगी आ गई थी मेरे साथ। शाजिया कई दफ़ा कह चुकी थी, बाकी दोस्त मेरी जितनी भी थी कॉलेज की फ्रेंड्स, वो भी कह चुकी थी कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं कहती कुछ नहीं है, लेकिन मैं गुमसुम सी हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे वालदैन भी मुझसे पूछ बैठे, मेरे बहन भाई भी, क्या हुआ है, और मैं कहती कुछ भी नहीं। मैं बहुत ही संजीदा हो गई थी। ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी, खामोश रहने लगी। लेकिन अब एक और एहसास था। जब भी मैं कमरे में होती तो मुझे महसूस होता कमरे में मैं अकेली नहीं हूं, कोई और भी मेरे साथ मौजूद है। मैं मुड़ के देखती, पीछे कोई भी ना होता। मैं बिस्तर पर लेटी होती तो मुझे महसूस होता कोई बिस्तर के ऊपर बैठा है। मैं चौंक के बिस्तर की तरफ देखती, वहां पे कोई भी ना होता। लेकिन मुझे बैठने की क्लियर ना सिर्फ आवाज आई होती, बल्कि जब जिस भी मैट्रेस हो, गद्दा हो, किसी चीज पे भी कोई आपके साथ आके बैठे तो महसूस हो जाता है वो चीज हिली है, कोई बैठा है, ऐसा क्लियर मुझे महसूस हो जाता। यहां तक एक दफा ऐसा हुआ, मैंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, जो मेरे कमरे का दरवाजा बंद था उसको खोलने के लिए। जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे को टच हुआ तो मैंने अभी खींचा नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने खुद ब खुद दरवाजा मेरे लिए खोल दिया हो, और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं हैरान हो गई, मैंने तो खोला नहीं, लेकिन दरवाजा खुल गया था। लेकिन मुझे लगा शायद मैं उलझी हुई हूं, आजकल अजीब सी हूं, इसलिए शायद मैंने ही खोला होगा। अब मैं कुछ काम करती तो मुझे लगता कि ये कैसे काम हुआ है, अनहोनी हो गई है। लेकिन फिर मैं खुद को कहती शायद मुझे याद नहीं रह रहा, आजकल मैं उलझी हुई हूं, हो गया होगा मुझसे। कोई चीज़ मेरी गुम हो जाती और बाद में वहीं पे मुझे मिलती और मैं अपने आप को मुतमईन करती, मेरा तो दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा, मैंने ही रखी होगी, शायद भूल गई होंगी। अब मैं मुसलसल ऐसे अजीब से ख्वाब देखने की वजह से ऐसे चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ गया था कि अब मैं गुस्से होना शुरू हो गई थी। मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता। मेरा हंसना, मुस्कुराना, चंचल शौकपन खत्म हो गया था। बस एक चीज थी मेरे अंदर, गुस्सा, और एक ऐसा एहसास जो हर वक्त मेरे साथ रहता कि कोई ना कोई है जो मेरे साथ मौजूद है। मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन एक क्लियर एहसास मुझे होता कोई है। एक दफा सिर्फ महसूस हुआ था जब मैं शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, तो मुझे ऐसे लगा था मेरे बिल्कुल पीछे कंधे के पास दो आंखें चमकी हैं, और मैंने उन आंखों को जैसे ही चमकता देखा था, पीछे मुड़ के देखा था तो पीछे कोई भी नहीं था। मेरे वालिदैन सब मुझसे पूछ चुके थे कि बात क्या है, लेकिन मैं ऐसी गुमशुम हो गई थी, सबको एक ही जवाब देती, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो सब हैरान थे, इसको हुआ क्या है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैं किसी को बता भी नहीं रही थी। मैं अजीब सी हो गई थी। यहां तक एक दिन मैंने अपने वालिदैन से कहा, मुझे चाचू के पास जाना है, मैं कुछ दिन चाचू के पास जाना चाह रही हूं, वहां पे रहूंगी, शायद बेहतर महसूस करूं। हमारे चाचू लाहौर रहते थे, उनकी बेटियां मेरी बहुत अच्छी दोस्त थीं। चाचू बड़े अल्लाह वाले थे, दीनदार थे। मेरा पूरा घराना दीनदार था, लेकिन चाचू सबसे ज़्यादा दीनदार थे और बाकायदा वज़ाइफ करते थे। अमलियात तो नहीं कहना चाहिए, वज़ाइफ करते थे। तस्बीहात बहुत ज़्यादा करते थे, हर वक्त हाथ में तस्बीह रखते थे। एक सरकारी नौकरी करते थे। मुझे वालिदैन की तरफ से इजाज़त मिल गई और यूं मैं चाचू के घर पहुंच गई। चाचू की बेटियों से मिली, चाची से मिली, चाचू से मिली, सब प्यार से बहुत ज़्यादा मिले। लेकिन शायद सब ने महसूस कर लिया था कि मैं वैसी नहीं रही हूँ। जहाँ मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स मुझसे दूर रहने लग गई थी कि इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये तो आजकल बोलती नहीं है, घर वाले महसूस कर रहे थे, वहीं पे चाची ने और उसकी बेटियों ने भी महसूस कर लिया, जो मेरी बहुत अच्छी कज़न जो थी, दोस्त भी थी, कि अंबर बदली हुई है। एक दिन उनकी एक बेटी ने पैगाम दिया, आपको अब्बू बुला रहे हैं। वो अपने स्टडी वाले कमरे में हैं, जहाँ पे वो इबादत भी करते थे अक्सर और पढ़ाई भी करते थे। मैं चलती हुई चाचू के पास गई, अंदर आने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा आ जाओ बेटा। मैं अंदर गई, कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गई। मुझसे बोले, अंबर मेरी बेटी, मैं महसूस कर रहा हूं तुम चुप सी हो, वैसी नहीं हो जैसी तुम थी, क्या हुआ है मुझे बताओ बेटा। मैं चुप सी हो गई।
वो एक जो जवाब से देती थी, नहीं कुछ भी नहीं है, वो भी मेरे मुंह से ना निकल सका। उनकी शख्सियत ऐसी थी, उनका सहर ऐसा था, उनकी रूहानियत ऐसी थी, मैं नहीं जानती, मैं चुप कर गई। तो मुझसे बोले, मेरी बेटी क्या हुआ है, मुझे बताओ। चलो शाबाश बताओ। और मेरे अंदर से आवाज आई, अंबर बता दो। और मुझे कहां से हिम्मत आई जो मैं नहीं बताती थी, मैंने एकदम तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि चाचू कोई है मेरे साथ। मुझे हर वक्त महसूस होता है, मैं अजीबो गरीब ख्वाब देखती हूं। कभी ख्वाब में पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी खंडरों में, कभी वीरानों में, कभी टूटी फूटी बिल्डिंगों में। मैंने उसकी आंखें देखी थी। मैं लेटती हूं, मुझे महसूस होता है कोई लेटा है। मैं चलती हूं, मुझे लगता है कि मेरे पीछे आ रहा है। मुड़ के देखती हूं, कोई नहीं है। जो कुछ मेरे साथ गुजर रही थी मैंने सारी बता दी कि मेरा हंसना, मेरा खेलना, मेरा बोलना सब बंद हो गया है। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे क्या हो गया चाचू। थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, रुको। अपनी गले के अंदर एक लॉकेट था जिसके ऊपर आयतुल कुर्सी और चारों कुल लिखे हुए थे, छोटा सा था। उसकी एक साइड पे आयतुल कुर्सी थी और एक साइड पे चारों कुल थे। उन्होंने उसको उतारा और कहा, बेटा इसको गले में बांधो। मैंने उसको गले में उसी वक्त बांध लिया। उनके कहने पे कहा, अब जाओ कुछ याद करो। मुझे पता है तुम्हें अभी कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने तुमसे 2-3 दफा पूछा है, तुम गुमसुम बैठी रही हो। तुमने मेरी आवाज को सुना था? मैं चौंक के ऐसे देखा और कहा, नहीं। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे 2-3 दफा पूछा था, कुछ वाकया याद आता है? कुछ वाकया हो तुम्हारे साथ, कुछ भी ऐसा हुआ हो जो तुम्हें याद हो? नहीं, कोई वाकया याद नहीं। अब तुमने ये गले में पहन लिया है, जाओ। कल तक तुम्हें कोई वाकया याद आ जाता है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कल इंतज़ार करूँगा। ये मेरे पीरो मुर्शिद हैं जिन्होंने मुझे ये दिया हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें पहनाया है। ये मदद करेगा। कोई वाकया है ज़रूर तुम्हें याद आ जाएगा। आज रात को याद करना, कल मिलते हैं। मैं जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर गई, उस लाकड़ को पहनने के बाद मुझे एक सुकून सा मिल रहा था। वो जो बेचैनी थी, जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ है, कोई पीछे है, कोई बैठ रहा है, कोई लेट रहा है। सोते हुए तो कई दफ़ा ऐसा लगा था कि मैंने करवट ली है और कोई लेटा है और मेरी तरफ देख रहा है। जब मैं आंखें खोल के देखती तो कोई भी ना होता। ये एक ऐसी कैफियत होती जब इंसान गहरी नींद में ना हो, आपकी आंख खुल चुकी है लेकिन आपने आंखें बंद की हुई हैं, यानी नींद से जाग चुके हैं लेकिन आंखें बंद की हुई हैं कि चलो यार थोड़ा सा और सो लेते हैं। और जैसे ही आपने करवट ली तो आपको महसूस होता है कि पास तो कोई और भी लेटा हुआ है। उसकी सांसों की आवाज़ आ रही है, सोने की आवाज़ आ रही है। आप आंखें खोलते हैं तो सामने कोई भी नहीं होता। ऐसी ही कैफियत थी। लेकिन उस रात मुझे गहरी ना सिर्फ नींद आई बल्कि वो वाकया भी याद आ गया जो अब तक मैं भूल चुकी थी और मुझे याद ही नहीं था। और मैं बेचैन थी कि सुबह चाचू को ये मैं बताऊं, कहीं फिर से भूल ना जाऊं। इतना बड़ा वाकया मैं भूल कैसे गई। चाचू ऑफिस चले गए थे। जब शाम को वो आए तो मैं बेचैन थी। उनको बताया गया कि अंबर आपसे मिलना चाह रही है। उन्होंने कहा बस मैं फ्रेश हो जाऊं, उससे कहो स्टडी रूम में आ जाए। मैं उनके पास चली गई और मैंने कहा चाचू मुझे याद आ गया है, ये मैं भूली हुई थी। ऐसे कैसे मुझे भूल गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे भूल गया था। ये मुझे बताना है आपको, मैं इसलिए बेचैन थी कल रात से कि आपको ये सारा बता सकूं। वो बोले हाँ बेटी बताओ। और मैंने बताना शुरू किया कि चाचू मैं हमेशा मजाक उड़ाती रही। मुझे अपनी कॉलेज की वो दोस्त भी याद आ गई जिसके साथ वाकया हुआ था। उसने मुझे बताया था, मैंने उसका भी बहुत मजाक उड़ाया था। मैं तो कहती थी कि कुछ भी नहीं है और हमेशा से सब मुझे कहती थी ये डरती नहीं है, ये मजाक उड़ाती है, इसके सामने तो जिन्नों की बात ही नहीं करनी। अब तो मुझे चिढ़ सी हो गई थी इस टॉपिक पे। और जब वो मेरी दोस्त ने मुझे बात कही थी, उसके कुछ अरसे बाद छुट्टियां हुई थी और मैं मामू के घर गई थी। वापसी पे मामू ने कहा था मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूं, लेकिन मैं जानती थी वो बिजी हैं, उनकी जॉब है। तो मैंने कहा मामू मैं अकेली आई हूं, मैं सफ़र कर सकती हूँ ट्रेन में, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैंने जब जिद किया तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जब मुझे ट्रेन पे छोड़ने के लिए आए, जिस जगह पे खिड़की के साथ मेरी सीट मिली थी, वहाँ जब उन्होंने मुझे बिठाया तो वहाँ पे एक औरत भी बैठी थी जो बिल्कुल मेरे सामने थी। वो उससे बोले, दुआ सलाम की और कहा आप कौन से शहर जा रही हैं? उन्होंने बताया मैं भी कराची जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ये भी आपके साथ जाएंगी, तो मेरी भांजी हैं, आप इनका ख्याल रखिएगा और बहुत सारी
बड़ों को जिस तरह तलकीन करते हैं, उम्र में काफ़ी बड़ी उम्र की थी, कि आप भी अकेली हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं भी अकेली हूँ। तो यूँ आपका सफ़र अच्छा रहेगा, आप आपस में गपशप रखिएगा, एक दूसरे का ध्यान रखिएगा। चाचू मुझे मामू खुदा हाफिज करके चले गए और मैं उस खातून के सामने बैठी। ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया। खिड़की से मैं बाहर के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि उस औरत ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम अंबर शहज़ादी बताया और एक बातों का सिलसिला चल निकला। ऐसे बातें करते करते मुझसे बोली कि अभी बाहर खिड़की की तरफ देखते हुए ना मुझे वो वाक़या याद आ गया। मैंने कहा कौन सा आंटी वाक़या? बेटी, हमारे गांव की एक लड़की थी, उस पे जिन आशिक हो गया था। क्या जिन? आंटी आप जिन्नों पे भरोसा करती हैं? अरे बेटा, तो करना चाहिए। जिन्नात होते हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, इस दुनिया में पाए जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी होते हैं। और उसी वक्त स्टेशन पे ट्रेन रुक चुकी थी। बातों का सिलसिला वहीं पे रुक सा गया। मजीद लोग चढ़ना शुरू हो गए, उतरना शुरू हो गए। इतनी देर में एक नौजवान जो शक्ल सूरत से इंतहा का खूबसूरत था, बला का खूबसूरत था, वो आया। उसने आके अपना छोटा सा एक बैग रखा और बिल्कुल मेरे सामने बैठ गया। आंटी जो मेरे सामने बैठी थी वो उठ के मेरे साथ आकर बैठ गई, क्योंकि वो सीट उसकी थी। आंटी वैसे ही बैठ गई थी। अब आंटी मेरे साथ बैठ गई, वो नौजवान बिल्कुल मेरे सामने बैठ गया। इंतहाई खूबरू, इंतहाई हसीन व जमील, कद काट ऐसे जिसामत, क्या खूबसूरत सा था। अब ट्रेन फिर से चल पड़ी और आंटी ने वहीं से ही उस टॉपिक को कंटिन्यू किया कि मैं बेटा तुम्हें बता रही थी कि तुम जिन्नात को नहीं मानती, ये तो अल्लाह की मखलूक है, हर जगह पे मौजूद है, और तुम कैसे इनको नहीं मानती। वो जो नौजवान आया था उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और टेक ऐसे लगा ली थी सीट के साथ, जैसे कह रहा हो कि मुझे तो सोना है, आप लोग बातें करें। मैंने कहा आंटी मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, ये सब मजाक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसे कई बातें किए जिस तरह मेरी एक आदत थी, चिड़चिड़ापन था। आंटी क्या हो गया है, जिन नहीं होते, ये इंसान का धोखा होता है, ये है ये है ये। मैंने कई जिन्नात की बुराइयां कर डाली और वो कानों को हाथ लगा के बैठ ली, ना बेटा ना, ऐसा ना कहना, ये मखलूक पीछे पड़ जाती है। मुझे तो वो वाकया भी याद आ गया था। हमारी गाँव की लड़की थी, जिन उस पर आशिक हो गया था। इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन डरती नहीं थी तेरी तरह, बहुत बहादुर थी। कभी इधर चली जाती, कभी इधर चली जाती। उसको घर वाले मना भी करते थे कि इधर उधर ना जाया कर रात को, वो डरती नहीं थी। लेकिन फिर जब जिन उस पे आशिक हुआ तो एक दिन उसको महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं, उसके साथ कोई है। वो चलती हुई आती तो उसको अंधेरे में महसूस होता कि पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। वो रात को सोने के लिए लेटती तो उसको कई दफ़ा नजर आया उसके बिस्तर पे कोई लेटा हुआ है। वो चीख मारकर डर जाती। घर वाले पूछते क्या हुआ है, तो कहती यहाँ पे कोई लेटा हुआ था, वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। ऐसे वो उसको अभी तक अपने असली रूप में नज़र आता था, इंसानी रूप में नहीं नज़र आया था। वो इसको रूप बदल के ऐसे हल्का सा नज़र आता, गायब हो जाता। यहाँ तक कि एक दिन वो उसके सामने आ गया। वो रात को सोई थी, उसके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो आते ही उसने उसको देखा और मुस्कुराना शुरू हो गया। तो वो डर के उठ के बैठ गई और बोला, मैं ही हूँ जो तेरे साथ जुड़ चुका हूँ, तुझे पसंद करने लगा हूँ, तू मुझे पसंद आ गई है, तुझसे प्यार करने लगा हूँ, और देख आज तेरे सामने खड़ा हूँ, इंसान का रूप धार के आया हूँ। वो कुछ देर उससे खड़ा बातें करता रहा। वो खौफजदा होकर बैठी रही, यहाँ तक कि वो बातें करके तो चला गया, लेकिन वो शदीद डर गई। और अगले ही दिन जिससे उसकी शादी होने वाली थी, जो उसका मंगेतर भी था, उससे मिली और उसको वो सब बता दिया जो उससे पहले छुपाया हुआ था कि ऐसे ऐसे मुझे नज़र आता है। रात तो वो एक इंसानी रूप धार के आ गया है और उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है। तो उसका मंगेतर उसको गालियां देकर बोला, मैं इसको देख लूँगा, इसकी जुर्रत क्या है, मेरे एक पीर बाबा हैं, मैं उनसे रब्ता करता हूँ, मैं तुम्हें तावीज़ लेके देता हूँ और मैं देखता हूँ उसका हशर क्या होता है। और उसके बाद वो गया, एक तावीज़ लेकर आया और उसने वो तावीज़ दिया कि जैसे ही वो तुम्हारे सामने आए, तुम इस तावीज़ को पानी में घोल के ये पानी उसके ऊपर डाल देना। उसने ऐसा ही किया, पानी अपने साथ रख लिया रोज़ रात को कि जब भी आएगा ऐसा करूँगी, और तावीज़ अपने तकिए के नीचे रखती, उसका इंतज़ार करती। और एक रात वो जैसे ही आया, उसने जल्दी से वो पानी उठाया
और तकिए के नीचे से तावीज़ जैसे ही निकाला, उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहा, बाद में मुझ पे पानी फेंकना, जा पहले उसका तो हाल देख जो तुझे तावीज़ लेकर देकर गया है। मार दिया है मैंने उसे। और वो चीखना शुरू हो गई। घर वाले जमा हुए तो उसने बताया कि वो आया था और ये कह के गया है, और उधर से इतला मिली कि वाकई उसका जो होने वाला शौहर था वो मर चुका था, घर के बाहर मुर्दा हालत में पाया गया था और सारे घर वाले परेशान थे। उसको क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं था पता था, लेकिन वो मर चुका था, दिल का दौरा पड़ा था उसको। उसके बाद वो लड़की भी पागल हो गई थी। बेटी, इनसे डरा कर, इस तरह की बातें ना किया कर, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको, इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, फिर भी उस पर आशिक हो गया और दीवानी होकर फिरती थी उस गांव में। उसी वक्त ट्रेन रुक गई और मैंने बाहर देखने की कोशिश की कि आंटी से कैसे जान छुड़ाऊं, क्या हुआ है। उसी वक्त मैंने अपना खिड़की खुली हुई थी, मुंह बाहर किया तो बाकायदा मेरे मुंह को लगते लगते बचा एक बूढ़ी सी औरत जिसने एक टोकरा उठाया हुआ था, उसमें बेचने के लिए जो इस तरह चीज़ें रखते हैं, बिस्किट और इस तरह की चीज़ें, वो टोकरा उसने मेरे मुंह पे ही दे मारा हो, जैसे इस तरह ला के आगे किया था कि मेरे मुंह को लगते लगते बचा। मैंने कहा, अंधी हो गई है क्या, देख नहीं सकती? और तभी मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, इंतहाई अजीब सा चेहरा था, उसके दांत बिल्कुल नहीं थे, एक आंखें चमक रही थीं और गुस्से से मुझे देख रही थी। और उसने टोकरा फिर से आगे किया कि लेना है इसमें से कुछ, और मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, हट पीछे हट। वो थी तो एक बूढ़ी सी, लेकिन अजीब सी उसकी शक्ल थी, ऐसी अजीब सी कि मैं चौंक गई थी, मुझे झुरझुरी सी आई थी, कैसी है, इससे लोग डर नहीं रहे, कैसी इसकी आंखें चमक रही हैं, कैसे लंबा सा इसका नाक है, दांत एक भी नहीं था, इतनी बूढ़ी सी थी, लेकिन ऐसी बूढ़ी चल भी नहीं सकती, वो ऐसे हशाश बशाश खड़ी थी जैसे कोई जवान लड़की हो। और मुझे टोकरा दूसरी दफा मारने लगी थी। मैंने कहा, तेरा दिमाग ठीक है, मेरे मुंह पे मारने लगी थी तू। और उसी वक्त मैंने देखा वो नौजवान भी उतर के नीचे कोई चीज़ लेने के लिए शायद चला गया था, और जैसे ही मैंने उसको हाथ का इशारा किया तो थोड़ी सी पीछे हट गई, जैसे मैं खिड़की बंद करने लगी। और उसी वक्त मैं ऐसे उठ के खड़ी हो गई कि इसको जाने दो, पता नहीं कौन है कौन है, इसकी तो शक्ल ही अजीब है, क्या मामला है। मैं ऐसे उठ के खड़ी रही यहाँ तक कि ट्रेन ने सीटी बजा दी, जैसे चलने का इशारा हो। तो जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई तब मैंने वो खिड़की जो थोड़ी सी बंद की थी उसको दोबारा खोल दिया। वो नौजवान भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया और मुझे देखना शुरू हो गया, मुझे घूर रहा था। मैंने उसे जैसे ही देखा कि वो घूर रहा है मुझे, तो मैंने कहा, अगर आप बुरा ना माने आपको एक बात कहूं? जी कहिए। आप उधर होके बैठ सकते हैं? कि मेरा मतलब था कि मेरे सामने ना बैठो, उधर होके बैठो। तो उसके चेहरे पे ना एक अजीब से तासुरात है, जैसे उसको गुस्सा सा आ गया। उसने गुस्से से मुझे यूं देखा जैसे कह रहा हो कि तुम्हारी क्या जुर्रत है, मेरी सीट है, मैंने लिया, तुम मुझे ऐसे क्यों कह रही हो। उसको गुस्से में आता देख के ना मैं अजीब सी हो गई। मैंने कहा, नहीं सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था कि अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। वो बोला, कोई बात नहीं। और उसके बाद वहीं पे वो बैठा रहा। आंटी ने फिर से वो टॉपिक छेड़ने की कोशिश की, तो मैंने कहा, आंटी बस बहुत हो गया, मुझे अब इस टॉपिक को नहीं सुनना, बंद कीजिए। हाथ यूं जोड़ लिए, मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था उस आंटी की वजह से। प्लीज़ अब इस टॉपिक को बंद कीजिए। जिन 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 क्या जिन लगा रखा है आपने, लगता है रिसाले पढ़ती रही हैं सारी ज़िंदगी, डाइजेस्ट पढ़ती रही हैं, ऐसी उल्टी सीधी कहानियाँ ही पढ़ती रही हैं, आपके दिमाग में ना जिन घुस गया है। तो उसी वक्त वो जो सामने बैठा हुआ नौजवान था मुझसे बोला, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे सख्त जुमले इस मखलूक के बारे में नहीं कहने चाहिए थे। बाज़-औक़ात इंसान का नुकसान हो जाता है, नुकसान उठा लेता है इंसान, ऐसा ना किया करें। मैं चुप सी हो गई। अब सफ़र खामोशी से गुजर रहा था कि वो स्टेशन आ गया जहाँ पे मैंने और उस आंटी ने उतरना था। मैं खड़ी हुई, मैंने अपना बैग उठाया तो मुझसे बैग ही ना उठाया गया। मेरा बैग था तो बड़ा, लेकिन इतनी भारी कैसे हो गया। मैं उसको ज़ोर लगा रही हूँ, फंस गया है, क्या है, मैंने देख रही हूँ, उसको उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा मुझसे। तो वो लड़का अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, हटिए मैं उठा देता हूँ। उसने ऐसे उठाया जैसे आराम से खाली बैग हो, उसमें कोई सामान भी ना हो। उसने बैग उठाया और कहा, चलिए मैं आपको नीचे छोड़ देता हूँ। मैं भी चुप कर गई। वो नीचे उतरा, उसने बैग बाहर रख दिया और मुझसे बोला, दोबारा बुरा भला इस मखलूक को मत कहिएगा, आज भी आपका नुकसान होते होते बच गया है, कि ज़रूरी नहीं हर दफ़ा नुकसान ना हो सके, ऐसा ना करिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और जल्दी से ट्रेन के ऊपर चला गया।
मैं उससे मजीद कोई बात करती कि तुमने क्या कहा है, तो अंदर चला गया। और उसी वक्त मैं अपने बैग को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि अब इतना भारी भरकम बैग कैसे उठाऊं, तो बहुत भारी है। क्या पता नहीं मामू ने इसमें एंड पे कुछ रख दिया था या क्या था, क्योंकि मामू ही रख के गए थे आखिर में मेरा बैग भी। कि मेरी भाई की मुझे आवाज़ सुनाई दी, वो ढूंढते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने उस वक्त बैग को उठाया तो बैग तो इतना हल्का फुल्का कि मुझे लगे इसमें तो है ही कुछ नहीं। तो मैं हैरान कि फिर मुझसे क्यों नहीं उठाया गया। खैर मुझे भाई आए, भाई ने लिया और चले गए। चाचू मुझे ये वाकया याद आया है, वो नौजवान अजीब सा था और बैग भी भारी हो गया था, और उसने मुझे ये जुमला कहा था कि आज भी नुकसान होते होते बचा है, आइंदा बुरा भला मत कहना। शायद उस वाकये के बाद मेरे अंदर बुरे ख्वाब मैंने देखने शुरू किए हैं। मुझे याद पड़ता है उस वाकये के बाद मुझे डरावने ख्वाब आने शुरू हुए थे। उस वाकये के बाद मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आया था, मेरे अंदर सीरियसपन आया था, मैं बदलती गई थी। उससे पहले ऐसा नहीं था। चाचू बोले मैं समझ गया हूं, तुम तैयार रहना, कल हमारे पीर साहब हैं, तुम्हें उनके पास लेके चलना है, मैं उनसे बात कर लूंगा। अगले दिन हम पीर साहब के सामने बैठे हुए थे, चाचू, मैं और पीर साहब। सारी बात उनको बताई जा चुकी थी। वो मुस्कुराए और बोले मुझे सब समझ आ गया है। उनके एक दो बंदे जो और मौजूद थे, उनको कहा दरवाज़ा बंद करो और तुम लोग बाहर चले जाओ। दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए। उसके बाद कहे बुला लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आंखें बंद की और पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, यहां तक कि दरवाज़ा बाहर से खटखटाया गया। उन्होंने पूछा आ जाओ। दरवाज़ा खुला और कहा बंद कर दो दरवाजे को। दरवाजे को बंद करके वो आकर जैसे ही बैठा तो मैं चौंक पड़ी। ये तो वही नौजवान था जिसको मैंने ट्रेन में देखा था। उसको देख के मैं चौंक पड़ी कि ये कहां से आ गया। तो वो बोले हाँ भी मियाँ, कैसे हो? वो बोला जी मैं ठीक हूं। हमारी बच्ची बता रही है कि उसको महसूस होता है हर वक्त उसके साथ कोई है और वो डरती है और ख्वाब देखती है। भाई ये क्या माजरा है, कोई हमें भी तो पता चले। तो वो बोला जी बिल्कुल, मैं ही इनके साथ होता हूं। मियाँ ये तो हमें पता है आप इनके साथ हैं, तफसील से बताइए ना। और तब उसने बताना शुरू किया कि ये हमेशा से ही इस मखलूक को बुरा भला कहती थी, और उस दिन जब ट्रेन के अंदर भी ये बैठी बुरा भला कह रही थी तो मैं एक इंसानी रूप में वहाँ पे मौजूद था। मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है जहाँ के बड़े बड़े सरदारों में से एक सरदार हैं जिसका मैं बेटा हूँ, एक ताकतवर जिन। उस ट्रेन में जब ये बातें कर रही थी तो वहाँ पे कोई और मखलूक भी मौजूद थी जो बाद में एक बुढ़िया का रूप धार के एक बेचने वाला टोकरा लेके इसके पास आई थी, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए कि ये होती कौन है हमें इतना सुनाने वाली, बुरा भला कहने वाली। वो तो मैं शुक्र है वहां पे मौजूद था कि मैंने इसको बचा लिया, वरना वो उसी दिन ही इसको सबक सिखाने आई थी और उसको नुकसान पहुंचाने आई थी। मैंने उसको कहा था उतरते हुए कि आज तो बच गई लेकिन कभी भी हादसा हो सकता है, ऐसा मत किया करो। तो पीर साहब बोले मियाँ तो तुम उस दिन ट्रेन में क्या अचानक से आए थे या पहले से थे? वो बोला नहीं, मैं पहले से इसके साथ था। इसकी दोस्त जो डरी थी उसने इसको बताया था। ये उस वक्त से बेइंतहा मजाक करना शुरू हो गई थी और जिन्नात के बारे में बहुत कुछ ऐसा उलट सीधा कहती थी कि वहीं पे एक दिन उड़ते हुए मैंने देखा कि एक मखलूक जो गैर मज़हब है, मैं मुसलमान हूँ, वो इसको नुकसान पहुंचाने के लिए इसकी तरफ जा रही है और मैं सीधा उड़ता हुआ उसके सामने पहुंच गया। मुझे देख के, मेरी ताकत को देख के वो मखलूक तो वहाँ से भाग गई, लेकिन मैं हैरान हुआ वो इसको क्यों नुकसान पहुंचाना चाह रही है। तो तभी मैंने इसके जुमले सुन लिए थे, ये शदीद बुरा भला कह रही थी। मैं समझ गया ये बहुत बुरा भला कह रही है और जिन्नात ने सुन लिया है और जिन्नात इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और जब ये उल्ट अकेली उस दिन ट्रेन में सफ़र करने के लिए रवाना हुई थी तो उस दिन मैं समझ गया था इसको रास्ते में कहीं नुकसान ना पहुँचाएं। इसलिए मैं एक रूप धार के पहले से ही आग के बैठ गया था और वही हुआ। वो एक बुढ़िया का रूप धार के आई थी, वो इसको नुकसान पहुंचाना चाहती थी लेकिन मुझे देखकर भाग गई। उससे पहले ही मैं नीचे उतर गया था, मैं जानता था वो बाहर आएगी और मैंने इसे जैसे ही अपनी झलक दिखाई तो वो फिर भाग गई थी।
लेकिन वो बुढ़िया और उस तरह के कई और ऐसी मखलूक इसके पीछे पड़ गए थे, इसको मुसलसल डराना शुरू हो गए, इसको ख्वाबों की दुनिया में इस अंदाज में लेके जाते कि इसको अपनी दुनिया दिखाते, जैसे कह रहे हो कि तुम हमें नहीं मानती ना, तुम हमें बुरा भला कहती हो, हमारा तमस्सर उड़ाती हो, हमारा मजाक उड़ाती हो। तो इसको इस अंदाज में ख्वाब दिखाना शुरू हो गए, डराना शुरू हो गए कि फिर मजबूरन मुझे इसके साथ रखना पड़ा। इस तरह मैं इसके साथ रहता कि इसको नुकसान ना पहुँचे। मैं कोशिश करता इसको महसूस भी ना हो, लेकिन ये संजीदा होती गई उनके डराने से, उनके इस तरह ख्वाब दिखाने से। उनकी नहुसत, उनके बुरे असरात इसके करीब रहने लगे, लेकिन मैं फिर भी इसको बचाता रहा। इसके साथ रहते रहते मुझे ये अच्छी लगनी शुरू हो गई, ये दिल की बहुत अच्छी है। और सच्ची बात ये है, मुझे इस पे प्यार भी आता, मैं इससे प्यार भी करने लगा। लेकिन मैं जानता हूँ जिन और इंसान की शादी नामुमकिन है। मेरा मकसद कतन इसको हर्ट करना नहीं था, इसको नुकसान पहुंचाना नहीं था, इसकी मासूमियत की वजह से इसको बचाना था। तो मैं इसलिए इसको बचाता रहा और मैं ही हर वक्त इसके साथ होता था। पीर साहब बोले, मियाँ अब बस यही दरख्वास्त है, अब कोई और मखलूक इसको तंग नहीं करेगी। तो आपसे भी यही दरख्वास्त करेंगे कि आप भी अब कोशिश कीजिएगा, इसकी हिफाजत अल्लाह के सुपुर्द डालते हैं। मैं भी इसको कलाम बताता हूँ अल्लाह का, आपके इसके करीब होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती है। तो कह रहा, जी जी मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल चला जाऊँगा। जब आप हिफाजत अपने ज़िम्मे ले रहे हैं तो फिर मुझे पता है आपके पास इल्म है, आप बहुत अच्छी तरीके से हिफाजत कर सकते हैं। और हाँ मियाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बुलाने पे तुम तशरीफ़ ले आए, हम इसके लिए तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मेरी बेटी, क्या इनसे कुछ पूछना चाहोगी, कुछ सवाल करना चाहोगी, या तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल चुका? मैंने उससे कहा, उस नौजवान की तरफ जो एक जिन ज़ादा था और एक इंसानी रूप धार के बैठा था, मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम उथमान है। उथमान। मैंने कहा अच्छा। और बोला, खुश रहिए, अब आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आप एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे की हिफाजत में चली गई हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। और उसने कहा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्या जा सकता हूँ? वो बुज़ुर्ग बोले, हाँ आप जा सकते हैं। वहीं पे बैठे बैठे एक धुआं सा बना, वो दाखिल तो दरवाजे के ज़रिए हुआ था, शायद उस वक्त तक मुझे नहीं पता था हालात का, अब मुझे पता लग चुका था कि वो जिन ज़्यादा है, इसलिए उसने मेरे सामने ही, आंखों के सामने ही, वहीं पे बैठे बैठे एक धुआं सा हुआ और वो गायब हो गया। दरवाज़ा उसी तरीके बंद था, जो दरवाज़ा खोल कर अंदर आया था वो दरवाजे के बगैर ही वहीं से गायब हो गया था, जो मुझे और सबूत एक मिल चुका था। तब उन बुज़ुर्गों ने मुझे पढ़ने के लिए कई वज़ाइफ बताए, दुआएं बताई और कहा, बेटा तुम नेक थी, इबादत गुजार थी, बस ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिन्नात को चैलेंज करते हैं ना, चैलेंज कभी नहीं करना चाहिए। आप बुरा भला कहीं, इससे भी कुछ नहीं होता, तुमने चैलेंज बहुत किए थे। और तब मुझे याद आया, हाँ मैं बहुत चैलेंज करती थी, जिन्नात की ऐसी की तैसी, मुझे कुछ करके दिखाएं, मुझे कुछ करके दिखाएं, मुझे कुछ करके दिखाएं, इतने चैलेंज करती थी। तब मुझे वो सब याद आ गया। बोले उसी चैलेंज की वजह से ही वो गुस्से में आए थे कि इतना बुरा भला कहती है और चैलेंज करती है, रुको हम इसको बताते हैं। अब ना चैलेंज करना, चैलेंज किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी इंसान को भी नहीं करना चाहिए। आप इंसान को भी 5 से 6 दफ़ा चैलेंज करते हैं तो वो भी गुस्से में आ जाता है। तो तुमने तो बेटा एक दफ़ा नहीं, तुमने तो कई दफ़ा इस मखलूक को चैलेंज किया और आखिरकार वो गुस्से में आ गए। आइंदा चैलेंज ना करना। और मैंने गलती पे सॉरी की। हाँ मैंने बहुत चैलेंज किए थे, बहुत ज़्यादा चैलेंज किए थे। उन्होंने मुझे बहुत सारे वज़ाइफ वगैरह दिए पढ़ने के लिए, और उसके बाद हमने वहाँ से इजाज़त ली और घर आ गए। उसके बाद मैं कुछ टाइम चाचू के घर रही और बिल्कुल पहले की तरह हंसमुख, चंचल और हंसने वाली, शरारतें करने वाली उसी तरह हो गई। और जब घर आई तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सब खुश थे कि अब ये शायद आबो हवा तब्दील हुई है, माहौल चेंज हुआ है, क्या था, अब ये ठीक हो गई है। और वहीं पे ही चाचू ने अपने बेटे के लिए, जो बहुत ही फर्माबरदार उनका बेटा था, रिश्ता मांग लिया और यूँ मेरी उनके बेटे के साथ शादी हो गई। आज मैं बच्चों की माँ हूँ और एक भरपूर खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। खुदा का दिया सब कुछ मेरे पास है, मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। आज भी मैं वज़ाइफ करती हूँ
आज भी मैं कहानियाँ सुनती हूँ, जिन्नात की बिलीवर हूँ, आज जिन्नात पे मुझे यकीन है, दिल से मानती हूँ। वाक़या जो हो चुका, देख जो चुकी, आपकी कहानियाँ और भी कई लोगों की कहानियाँ हैं यूट्यूब पे मौजूद हैं, मैंने सुनी हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। वो तो ऐसे लगता है कि कोई लिखी हुई कहानी है, उसको पढ़ रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि लिखी हुई कहानी को पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहानी पढ़कर सुना दी है। लेकिन जिस अंदाज़ में आप कहानी सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि इंसान उसी जगह पे मौजूद है, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। तो सिर्फ मैं आपकी कहानी सुनती हूँ, मैं कभी किसी को कहानी ना भेजती अपनी, लेकिन एक दफ़ा मैंने एक रिसाले के अंदर भी अपनी कहानी भेजी थी और छपी थी मेरी कहानी बाकायदा रिसाले के अंदर। या सिर्फ आज आपको सेंड कर रही हूँ कि आप इसको सुना दीजिए, आपका सुनाने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, तो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपकी कहानी जी बहुत अच्छी थी और मैंने उसको प्रोग्राम में शामिल भी किया है। अब ये तो मैं किसी से नहीं कहूँगा कहानी अच्छी थी या बुरी, यकीनन बहुत अच्छी थी। ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा अंदाज़े बयां कैसा था कहानी सुनते हुए, कि आपको अच्छा लगा, कि आप उस जगह पे मौजूद थे और आपको सब कुछ ऐसा लगा कि आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।